समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता पूर्व मंत्री आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम आज अपने समर्थकों से बात कर रहे थे और इस दौरान अचानक अब्दुल्ला भावुक हो गए। उनकी आंखें नम हो गई, आंसू बहने लगे और रोते हुए उन्होंने अपने पिता आजम खान पर बात की। उन्होंने बताया कि जेल में उनके साथ क्या कुछ हुआ, वक्त कैसे गुजरा। आजम खान से जब वो उनको देखने के लिए गए तो उनकी हालत कैसी थी, उनकी थोड़ी बात हम आपको सुनाते हैं। तो जो हो वो अपने घर जाके आपके साथ है। मैंने दुआ करी कि अल्लाह जेल तो मैं काट ही रहा हूं, मुझे कोई शिकायत, बस तू मेरे वालिद को बचा। ये स्टेटमेंट हमने आपको क्यों सुनाया, मैं आपको बताता हूं। प्रेम शुक्ला साहब, क्योंकि काफी लंबा है ये, लेकिन वो आज भावुक हुए, अपने सपोर्टर्स के बीच में थे और उन्होंने कहा कि मैं जब अपने पिता को देखने गया, उनकी तबीयत बहुत खराब थी आजम खान साहब की, तो एक वक्त उन्होंने मुझसे ये भी कहा कि बेटा अब मैं शायद बचूंगा नहीं। इसके बाद वो उनकी आंखें भर आई। ठीक है, वो अपने पिता के बारे में बात कर रहे थे। उन्होंने कहा कि जो जुल्म हुआ है आपकी तरफ से, इसका अब इनकलाबी जवाब मिलेगा आपको। जब आजम खान जैसे आदमी के ऊपर भैंस चोरी, बकरी चोरी, मुर्गी चोरी, किताब चोरी, 16,000 रुपए की चोरी, ये इल्जाम आप लगाएंगे तो अब इनकलाब होगा। देखिए, कोई बकरी चोर है तो उसको हाथी चोर तो नहीं कह सकते, उसको बकरी चोरी कहना पड़ेगा। कोई भैंस चोरी करेगा उसको गाय चोर नहीं कहेंगे, भैंस चोरी का इल्जाम लगेगा। कोई ने किसी ने किताबें चुराई हो, 16,000 रुपए चुराए हो, किसी की जमीन कब्जा की हो, तो स्वाभाविक तौर पर जो शिकायतकर्ता शिकायत लिखाएगा और जिस शिकायत का प्रथम दृष्टया प्रमाण होगा, स्वाभाविक तौर पर जांच एजेंसियां उन प्रमाणों और तथ्यों के आधार पर कार्रवाई करती हैं। और आज तक आप मुझे बताइए ना, किस अपराधी ने स्वयं को अपराधी कहा? अफजल गुरु खुद को निर्दोष कहता था, दाऊद इब्राहिम आज तक अपने को निर्दोष कहता है, टाइगर मेमन खुद को निर्दोष कहता है, अजमल कसाब जिसके खिलाफ सारे प्रमाण साक्ष्य थे, गोलियां चलाने के वीडियो फुटेज तक नहीं, वो अजमल कसाब भी सर्वोच्च न्यायालय नहीं। देखिए, इस पर समाजवादी पार्टी भी, मैं तो कहता हूं एआईएम, इस पर तो असदुद्दीन ओवैसी साहब की पार्टी भी खूब बोलती है। ये आपके, उनका कहना है आपके जुल्म की इंतहा है, और सिर्फ इसीलिए क्योंकि ये मुसलमान है। एक तरफ किसी के ऊपर इल्जाम है कि उसने करोड़ों रुपए की यूनिवर्सिटी बनाकर करोड़ों रुपए का घोटाला कर लिया, और उसी के ऊपर आप बकरी चोरी, मुर्गी चोरी का इल्जाम लगा देते हैं। अब ये किसी को जलील करना नहीं तो क्या है? नहीं, अगर किसी की बकरी चुराएगा तो बकरी चोर कहा जाएगा। बकरी चोरी की शिकायत और बकरी चोरी के तथ्य हैं। ठीक है, अब दानिश कुरैशी कुछ कहेंगे इस पर? एक सेकंड, तो दानिश कुरैशी, उनको जो है उस मामले से जो है मुक्त कर दिया होगा। दानिश कुरैशी। शुक्ला जी अब आप सुनिए। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि आजम खान कोई पहले नेता नहीं है जिनके ऊपर उनके एक वर्ग विशेष होने की वजह से ये जुल्म और ज़्यादतियां हुई है। अब ये बात शुक्ला जी कह रहे थे कि बकरी चोरी और भैंस चोरी और टोटी चोरी न जाने, आप देखिए आतंकवाद के आरोप में तो बीमारी का बहाना लेके प्रज्ञा ठाकुर तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट तक बनी हुई है। तो हम देख रहे हैं किस तरीके के मापदंड हैं। हमने देखा कि किस तरीके से महात्मा गांधी को गाली देने वाले और नाथूराम गोडसे को पूजने वालों को 2 दिन में जमानत मिल गई। तो ये जो बायस स्टैंडर्ड जो है ना, दरअसल ये तो मुझे लगता है कि असदुद्दीन ओवैसी साहब हर बार अपने भाषणों में, अपनी बातों में ये कहते हैं कि अगर अतीक है तो कार्रवाई होगी, अगर मुख्तार है तो कार्रवाई होगी, अगर आजम खान है तो कार्रवाई होगी, अगर पुरोहित है तो फिर उसको सम्मान मिलेगा।
अगर प्रज्ञा है तो उसको सम्मान मिलेगा। तो ये जो धर्म आधारित हमारे यहाँ कानून अब काम करने लग गया है ना, ये बड़ा प्रॉब्लमेटिक है। और मुझे लगता है कि देश को सिरे से मतलब कानून व्यवस्था पर सवाल करने के मौके मिल रहे हैं अंतरराष्ट्रीय स्तर पे और राष्ट्रीय स्तर पे। तो एक वर्ग विशेष तो आप समझ लीजिए, मुझे ऐसा लगता है कि पुलिस थानों में तो विश्वास ही नहीं बचा, थोड़ा बहुत कुछ विश्वास कोर्ट में जो बचा था तो बाबरी मस्जिद के फैसले में हमने देख लिया। तो होना यह चाहिए था। आप बताइए मुझे कि आप क्या कहना चाहते हैं कि अब देश के मुसलमानों का पुलिस से, अदालतों से, कानून व्यवस्था से सबसे भरोसा उठ गया है? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बताइए आप बताइए, बाबरी मस्जिद का फैसला क्या कॉन्स्टिट्यूशनल ग्राउंड पे है? आप बताइए, उसके बाद कोई भरोसा करेगा? मैं तो उस फैसले को आज भी नहीं मानता हूं। आप ना माने, लेकिन देश के सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दे दिया है और मुझे आप लोगों ने उस फैसले पर एतराज तो जताया है, लेकिन मुझे कोई भी आप भी सामाजिक कार्यकर्ता हैं, मुझे कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिला जिसने कहा कि मैं सुप्रीम कोर्ट में नहीं मानता या मेरा सुप्रीम कोर्ट में यकीन नहीं है। आप सुप्रीम कोर्ट के फैसले से ना इत्तेफाकी रखिए। मानता था ना, आज मानता था। सुनिए, अगर ईमानदार सरकार आएगी और एक रिव्यू पिटीशन अगर एंटरटेन कर ली सुप्रीम कोर्ट में तो सिरे से खारिज हो जाएगा। सुनिए, जिस जजमेंट में यह कहा गया हो कि भगवान रामलला की मूर्तियां वहां पेनिट्रेट की गई थी और बाबरी मस्जिद तोड़ी गई थी, यह एक असंवैधानिक कृत्य था, उसके बावजूद भी आप जगह किसी को दे दानिश कुरैशी से मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, एक तो आज का विषय नहीं है, इस पर हम बहस में जा सकते हैं, लेकिन आज ये विषय नहीं है। लेकिन एक ऐसा चैप्टर देश का एक ऐसा चैप्टर जिसमें दोनों देश की दोनों बहुत बड़ी आबादियों के बीच में खाई पैदा हो सकती थी, जिसकी वजह से उसका कैसा भी कोई निदान हुआ है, उसका निदान हो गया। अब उस जख्म को क्यों कुरेद रहे हैं आप? निदान हुआ है? क्या निदान हुआ है? आप मुझे ये बताइए, क्या निदान हुआ है? जजमेंट के बाद, रिटायरमेंट के बाद हम पार्लियामेंट पहुंच गए, राज्यसभा में, यह निदान हुआ है? क्या हमें दिखाई नहीं देता? आप हमें नाबीना समझते हैं? अरे तो आप जाते हैं अपील में, जाए ना, कोई भी जाए अपील में, सुप्रीम कोर्ट सबका है, हर तरीके से चैलेंज कीजिए उसको। अरे जनाब, तौकीर रजा साहब वही तो कह रहे थे कि आंखों की शिकायत पलकों से नहीं की जाती। अच्छा, मुझे ये मालूम नहीं था कि आप भी तौकीर रजा साहब के समर्थक हैं, ये नहीं मैं जानता था। नहीं, अच्छा। मैं तो उनकी इस बात से 100% इत्तेफाक रखता हूं कि आंखों की शिकायत पलकों से नहीं की जा सकती। नहीं, वो ठीक है, लेकिन आप उनकी इस बात से भी सहमत हैं कि हथियार उठा लिए तो हिंदुओं को देश में पनाह नहीं मिलेगी? देखिए, उनकी बात वो जाने, मेरे पास। अरे अभी तो आप उनकी, अरे साहब अभी आप समर्थक बन रहे थे उनके, अभी आप उनके समर्थक बन रहे थे, आप कह रहे हैं उनकी बात वो जाने? नहीं, मैंने उनकी कही एक शायरी कही, तो सर पूरी सुन लिया कीजिए, आंखों की शिकायत पूरी सुना करें ना, फिर आप किसी की हिमायत क्या कीजिए। मैंने पूरी सुनी है सौरभ जी, मैंने पूरी सुनी है, आप सुन लीजिए, मैं उसमें जाना नहीं चाहता। मैं तो ये कहना चाहता हूं, ऐसे ही मैं आपसे कह रहा था, आप खामखा राम मंदिर वाले विवाद में घुस गए। कोई हम बात कुछ और कर रहे थे। पर आपने कोर्ट में विश्वास की बात कही तो मैंने आपको बताया। अरे कोई आदमी मुझसे ये कहेगा कि देश के किसी मुसलमान को कोर्ट कचहरी में विश्वास नहीं रह गया है, तो मैं सवाल पूछूंगा साहब, और आप ऐसे कितने मुसलमानों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं? पूछिए, तो मैं बता रहा हूं ना, आप ऐसे कितने मुसलमानों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं? टेक्निकलिटी के साथ बता रहा हूं। मैं पूछ रहा हूं, आप ऐसे 341 की मैटर आज तक। अरे साहब, देश में 20 करोड़ मुसलमान रहते हैं, आप क्या 20 करोड़ लोगों के नुमाइंदा हैं? कह दिया आपने 20 करोड़ लोगों की, करोड़ों लोग मुसलमानों का भरोसा नहीं रह गया कानून कोर्ट में। सुनिए सौरभ जी, सुन लीजिए, आर्टिकल 341 के अंदर में से मुसलमानों को और क्रिश्चियनों को बकात जो रखा है, उसका मैटर आज तक पेंडिंग है, क्यों नहीं चला रहा सुप्रीम कोर्ट? बताइए तो। आजम खान, अजीज खान जी, चले ठीक है, आप बोलिए। अजीज खान जी, ब्रेक लेना है मुझे, बोलिए। बेफजूल इधर उधर की बातें कर रहे हो। हाँ बोलिए। बेफजूल बात कर रहे हो आप, टॉपिक पे बात करिए, जिस टॉपिक पे बात हो रही है। आप आजम खान की हिफाजत करें, मेरी फिक्र ना करें। आप आजम खान की फिक्र कर ली होती तो आज अब्दुल्ला रो नहीं होते। बेफजूल की इधर उधर बाएं दाएं भटक रहे हैं आप। नहीं, आप अगर आजम खान को संभाल लेते तो आज अब्दुल्ला नहीं रहे थे। नहीं, अजीज खान साहब, आप सुनिए, आप बिला वजह, आप मजबूरी में अब्दुल्ला को बुला लेते हैं। उत्तर प्रदेश के चुनाव में आज एक बार फिर आजम खान एक मुद्दा बने, क्योंकि उनके बेटे अब्दुल्ला आजम उन्होंने आज एक बड़ी भावुक स्पीच दी अपने समर्थकों के सामने, उसकी तस्वीर ने हमने आपको दिखाई है। अजीज खान साहब, बात यह है दरअसल कि आजम खान को भारतीय जनता पार्टी आपकी सरकार में मुस्लिम तुष्टीकरण के एक चेहरे के तौर पर पेश करती है, और आज आप लोग जो हैं, अब्दुल्ला आजम हो, आजम खान हो, उन पर बीजेपी के जुल्म को, बीजेपी की सरकार की कार्रवाई को मुसलमानों पर जुल्म के तौर पर पेश करना चाहती है। देखिए सौरभ भाई, इसमें मुसलमान और हिंदू का इशू नहीं है। आजम खान साहब ने एक यूनिवर्सिटी बनाई और वो यूनिवर्सिटी से जो फैजाब हो रहे हैं, लोगों को जो फायदा हो रहा है, उसमें हिंदू और मुसलमान सबको फायदा हो रहा है। एक बहुत बड़ा इदारा बनाया, बहुत बड़ा इंस्टीट्यूशन बनाया,
और उस इंस्टीट्यूशन में अकेले आजम खान साहब नहीं पढ़ रहे हैं, उसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सारे लोग पढ़ रहे हैं, दलित, पिछड़ा सब पढ़ रहे हैं। लेकिन आप इस बात को समझें कि ये वही बीजेपी है जो एजुकेशन को प्रमोट नहीं कर रही है। इसने खुद कोई इदारा नहीं बनाया, खुद कोई यूनिवर्सिटी नहीं बनाया, खुद कोई संस्थान नहीं बना रही है। लेकिन अगर कोई भी शख्स संस्थान बना रहा है, पढ़ने की व्यवस्था कर रहा है, तो दुख इस बात का है कि उसको ले जाकर के जेल में डाल देती है। ये देखिए, ये आजम खान साहब के विरोधी नहीं है, ये शिक्षा के विरोधी हैं, एजुकेशन के विरोधी हैं। ये नहीं चाहते हैं कि समाज के लोग पढ़ें, एजुकेटेड हो। जब समाज का इंसान पढ़ लेगा, आम इंसान पढ़ेगा, तो इनकी जो बातें हैं, जो गुमराह करने वाली बातें हैं, चाहे महंगाई हो, बेरोजगारी हो, चाहे कानून व्यवस्था, आप कह रहे हैं कि इनको आजम खान नहीं, इनको आजम खान नहीं बल्कि वो यूनिवर्सिटी हजम नहीं हो रही थी। प्रेम शुक्ला जी और डॉक्टर अजीज खान हमारे साथ हैं। आज बात हो रही है आजम खान की, क्योंकि उनके बेटे अब्दुल्ला आजम ने आज एक भावुक अपील की और ये कहा कि जुल्म ज्यादती बीजेपी की सरकार जानबूझकर कर रही है उनके ऊपर। अभी ब्रेक से पहले बात हो रही थी। प्रेम शुक्ला जी बताइए, ये पूछा गया कि आजम खान ने एक यूनिवर्सिटी बनाकर क्या गुनाह कर दिया था जो आज कभी उसका कोई एक गेट उखाड़ देते हैं, कभी कोई दूसरा हिस्सा उसका तोड़वा देते हैं। देखिए, यूनिवर्सिटी बनाना गुनाह नहीं है। यूनिवर्सिटी के नाम पर लोगों की भूमि कब्जा करना, आपराधिक कृत्य करना, यह अपराध है। अभी अशोका यूनिवर्सिटी के एक डायरेक्टर के खिलाफ जो है चीटिंग के केस में कार्रवाई हुई है। अशोका यूनिवर्सिटी के वो डायरेक्टर जो हैं, उनका यह दावा तो नहीं कि मैं हिंदू हूं इसलिए मेरे खिलाफ कार्रवाई हो रही है। भाई, मोहम्मद अजहरुद्दीन जब तक क्रिकेट खेलते कप्तान बने रहते हैं और उनकी कप्तानी की जब तक प्रशंसा होती तब तक तो कोई बात नहीं। जैसे ही उनके खिलाफ जो है बुकीज के साथ समझौता करके सट्टेबाजी में उनका नाम आता है, वो कहने लगते हैं मैं मुसलमान हूं इसलिए मेरे खिलाफ कार्रवाई हो रही है। नदीम सैफी की म्यूजिक पर जब तक पूरा देश तालियां पीटता है तब तक नदीम सैफी बहुत अच्छे, गुलशन कुमार मर्डर केस में जब उनका रोल आ जाता है तो कहते मैं मुसलमान हूं इसलिए मेरे खिलाफ कार्रवाई हो रही है। दाऊद इब्राहिम वो कहता मुसलमान होने के कारण मेरे खिलाफ कार्रवाई है। याकूब मेमन ये कहते कहते चले गए कि मुसलमान होने के कारण मेरे खिलाफ कार्रवाई हुई। अफजल गुरु के समर्थन में जो नारे लगाते हैं कश्मीर में, वो ये कहते हैं कि मुसलमान तो अफजल गुरु इसलिए कार्रवाई हो गई। साहब, मुसलमान होने के कारण कार्रवाई नहीं हुई, अपराधी होने के कारण कार्रवाई हुई। और आजम खां के खिलाफ अपराध के सबूत हैं और उन सबूतों के आधार पर कार्रवाई हुई है। इसलिए इस देश की न्यायपालिका जो है वो न्याय के निस्तारण में जरा भी विलंब नहीं करती है। यदि आजम खां के खिलाफ कोई प्रमाण नहीं होगा तो सौरभ जी आप विश्वास करते हैं कि इस देश की न्यायपालिका उनको जेल में ठूंसे रखेगी? तो जो अभी वो साहब चले गए, दानिश कुरैशी, अभी वो साहब चले गए, लेकिन वो अभी आपकी इस बात का तुरंत ये जवाब देते कि हाँ मुझे भरोसा नहीं। अब वो सज्जन जो भी गए वो तुरंत जवाब आपको यही देते कि हाँ जानबूझकर रखेगी अदालत। नहीं, उनको भारत पर ही भरोसा नहीं है, उनको भारत के संविधान पर भरोसा नहीं है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय पर भरोसा नहीं है, भारत के कार्यपालिका पर भरोसा नहीं है, भारत की जो है विधायिका पर भरोसा नहीं है। न विधायिका पर भरोसा, न न्यायपालिका पर भरोसा, न कार्यपालिका पर भरोसा, न संविधान पर भरोसा। उनको स्वयं पर भी भरोसा है कि नहीं, यह प्रश्न पैदा होता है। चलें आपकी बात पर डॉक्टर अजीज खान। देखिए सौरभ जी, ये शेर बिल्कुल यहां फिट बैठ रहा है कि लश्कर भी तुम्हारा है, सरदार तुम्हारा है, तुम झूठ को सच लिख दो, अखबार तुम्हारा है। ये प्रेम शुक्ला जी क्या जवाब देंगे? इनके पास बोलने के लिए कुछ है ही नहीं है, ये जवाब नहीं दे सकते। इनको दर्द नहीं मालूम, इनको पढ़ाई का दर्द नहीं मालूम, इनको बाप का दर्द नहीं मालूम। देखिए, जहालत की हद इसी कहते हैं। अरे मेरी बात सुनिए, अरे सुनिए ना प्रेम जी, इसी को जहालत कहते हैं। सुनिए प्रेम जी, सुनिए प्रेम जी, सुनिए किसी भी निर्दोष, प्रेम जी सुनिएगा, सुनी नहीं रहे, सुनिए नहीं सुन रहा हूं। किसी भी निर्दोष को अगर आप जेल में डालते हैं, यकीन मानिए ईश्वर भी आपको माफ नहीं करेगा, ईश्वर माफ नहीं करेगा। कोई भी धर्म नहीं सिखाता है कि निर्दोष को आप जेल में डालें। बेगुनाह अगर कोई है, अगर उसको सजा मिलती है तो इसको ईश्वर भी माफ नहीं करता है, और गुनहगार अगर है उसको जेल में जाना चाहिए। क्या बताएं आप, क्या माननीय आजम खान साहब मुर्गी चोरी, भैंस चोरी, बकरी चोरी आप उनके ऊपर आरोप लगा रहे हैं? क्या हिंदू और मुसलमान बकरी चोर आजम खान लोग क्या इस बात को नहीं समझ सकते? क्या इस बात को नहीं समझ सकते? बकरी चोर आपने बोला है लंबे वक्त तक, लंबे ऐसे नहीं बात होती बीच में। ठीक, आप ठीक कह रहे हैं। प्रेम शुक्ला सुन लीजिएगा। देखिए ऐसा है कि चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान, हम हिंदू और मुसलमान की बात ही नहीं करते हैं, हम एक इंसानियत की बात। आप खाली आजम खान साहब के ऊपर कार्रवाई नहीं किया आपने, हमारे दूसरे नेताओं पे भी कार्रवाई किया, हमारे हिंदू नेताओं पे भी कार्रवाई किया। आपने रेड डलवाया
आप ये बताइए, राजीव राय के यहां रेड नहीं डलवाया? आपने दूसरे नेताओं को प्रताड़ित करने का कोशिश नहीं किया? आपके लिए हिंदू और मुसलमान सिर्फ एक वोट है। आपके लिए आपस में विभेद करना एक अंतर है इसमें डॉक्टर अजीज, मैं चाहता हूं इस पर आप जरा इसको जरा बताएं। जैसे भी आपने बताया कि ये आजम खां ही नहीं है बल्कि और भी नेता हैं जिनके खिलाफ रेड भी हुई है, उनके खिलाफ मुकदमे भी हुए हैं, लेकिन वो सब अब जब चुनाव आ रहा है, आजम खां के खिलाफ कार्रवाई सरकार ने आते शुरू कर दी थी, तो क्या आप मानते हैं कि आजम खां को सिलेक्टिवली टारगेट किया है इस सरकार ने? मैंने सौरभ जी पहली बात बता दिया, चूंकि आजम खान साहब ने एक यूनिवर्सिटी का निर्माण किया, ये नहीं चाहे कि ये बीजेपी कोई भी पढ़ाई लिखाई की बात करे, ये चाहते हैं कि लोग पढ़ाई लिखाई से वंचित रहे, क्योंकि उस यूनिवर्सिटी में सिर्फ मुसलमान नहीं पढ़ेगा, उस यूनिवर्सिटी में दलित भी पढ़ेगा, पिछड़ा भी पढ़ेगा, वंचित भी पढ़ेगा। ये बात देखिए आपके कहने के लिए ठीक है, लेकिन ये इसके पीछे है तो कुछ और बात। आजम खान ने यूनिवर्सिटी बना दी इसीलिए नहीं, इन्होंने आजम खान की कोई कमजोरी देखी, ये कह रहे हैं कोई कमजोरी थी, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई, कोई मामला बनता था और इन्होंने उस मामले में कार्रवाई कर दी। सर मैंने कह दिया ना कि कमजोरी यही थी कि मैं फिर वही एक शेर कहना पड़ेगा मुझे, वो जौहर कानपुरी का है कि दिन भी सूना रात भी वीरा और शहर भी काली है, हर चेहरे पर खौफ लिखा है, ये कैसी खुशहाली है? एक भी इंसान को आप बता दें जो खुशहाल हो आज? किसान को आप कुचल देते हैं, दलित को आप मार देते हैं, मुसलमान को आप जेल में भेज देते हैं, आप किसके साथ हमदर्दी दिखा रहे हैं? आपके लिए हर शख्स एक वोट है, हर शख्स एक वोट है। आप खौफ का माहौल पैदा करना चाहते हैं और सभी धर्म और जात संप्रदाय में आपको किसी से कोई लगाव नहीं है, ना हिंदू से ना मुसलमान से। आप आपस में दूरियां पैदा करके आप सिर्फ इसको एक वोट बैंक की तरह इस्तेमाल करते हैं। यह मैं कह रहा हूं और यही सच है सौरभ जी, यही सच है। आप बड़े पत्रकार हैं देश के, आपकी अंतरात्मा इस बात को समझ रही है कि ये क्या हो रहा है, लेकिन ये देश के लिए खतरा है। ये देश के लिए जो संविधान की प्रतियां जलाए, संसद के सामने प्रतियां जलाए, यकीन मानिए ये मुल्क कहां जाएगा, ये मुल्क कहां ले जा रहे हैं आप, ये मुल्क के बच्चे, इनका भविष्य कहां जाएगा, इस बात में भी आपको समझना पड़ेगा। आप कह रहे हैं आप कह रहे हैं इनका उठाया गया हर कदम सिर्फ और सिर्फ वोट के लिए होता है, ये इंसान को इंसान नहीं, उसमें केवल वोट देखते हैं। चले ठीक, इंसान को इंसान नहीं, बस इंसान के पास वोट है इसलिए वो इंसान उसको मानते हैं केवल। प्रेम शुक्ला जी, देखिए 18 करोड़ लाभार्थियों से पूछिए कि पेट की भूख को मिटाने के लिए आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी की सरकार में कैसे काम हुआ। 42 लाख जिनको मुफ्त के मकान मिले, ऐसे लोगों से पूछिए, उसमें हिंदू भी है, मुसलमान भी है, बौद्ध भी है, ईसाई भी है, सिख भी है, किसी की पंथ गोत्र जाति पूछकर नहीं दी गई। लेकिन बकरी चोर अगर बकरी चोरी करते हुए पकड़ा जाएगा तो उसको पकड़ेंगे, वो खान होगा इसलिए छोड़ नहीं देंगे। जो लोग जुमे की नमाज के नाम पर होली बंद करा देते थे, जो लोग मुजफ्फरनगर में दंगे हो तो मुसलमानों को जो है मुआवजा मिलेगा और हिंदुओं को नहीं मिलेगा और सर्वोच्च न्यायालय को हस्तक्षेप करना पड़ता था, जो लोग नौ दुर्गा की जो है विसर्जन के जुलूस को आजम खां के फोन पे बंद करा देते थे, जो इतने अत्याचारी थे, जिन्होंने गरीब मुसलमानों की जमीनें हजम कर ली, जिन्होंने गरीब मुसलमानों के घर तुड़वा दिए, ऐसे आपराधिक वृत्ति के लोगों के खिलाफ, वो चाहे आजम खां हो, चाहे मुख्तार अंसारी हो, चाहे अतीक अहमद हो, चाहे गायत्री प्रजापति हो, ऐसे बलात्कारियों, छलात्कारियों, अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई होगी। जिसको स्यापा करना हो करते रहे, चूंकि न्याय का राज है, चूंकि यहां न्यायपालिका चलती है। और ये कह रहे हैं कि न्यायपालिका भी हमारी है। न्यायपालिका जो है क्या भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय से चलती है क्या? ये आरोप लगाना है क्या इनका? तो न्यायपालिका इस देश में बहुत ही विश्वसनीय साख वाली संस्था है। इस देश की जांच एजेंसियां जो है वह न्यायपालिका के में जाकर जब किसी मामले का वो पूरी तरह से अभियोजन करती हैं, प्रमाण पेश करती हैं, तो उस प्रमाण के आधार पर न्यायपालिका निर्णय देती है। ऐसे में जिनको इस देश की न्यायपालिका पर भरोसा नहीं है, सिर्फ मुल्लावाद पर भरोसा है, सिर्फ जिहादियों पर भरोसा है, सिर्फ बलात्कारियों पर भरोसा है, सिर्फ गुंडों पर भरोसा है, सिर्फ आतंकियों पर भरोसा है। जवाब डॉक्टर साहब। देखिए सौरभ जी, ये लगातार 3 मिनट नॉन स्टॉप बोलते रहे। इन्होंने कहा कि हम जो चुनाव में जा रहे हैं 3 हफ्ता बचा हुआ है, हमारी ये उपलब्धि है। इन्होंने नहीं बताया
इन्होंने नहीं बताया कि मैंने क्या क्या काम इस मुल्क के लिए किया, इन बच्चों के लिए क्या 18 करोड़ तो बताया मैंने लाभार्थी सीधा। आप बता दी कितने लाभार्थी थे आपके कार्यकाल में? लेबर जो मजदूर दो जरा बता दीजिए ना कितने गरीबों के मकान आपने खाना तक नहीं दिया, बनाइए ना, कितने गरीबों के मकान बताए? बच्चे भूखों मर गए। सुनिए आपको 4 बार प्रेम शुक्ला जी जरा 30 सेकंड सुन तो लीजिए। अरे भाई शुक्ला जी सुन लो, बता दीजिए ना आपके पास। आपने जो 2000 कितने गरीबों के मकान बने थे? लेबर चला उसको आपने खाना क्यों नहीं दिया? उसको खाना क्यों नहीं दिया? कितने गरीबों के मकान बने? जरा नाम एक संख्या बता दीजिए। मुख्यमंत्री महोदय पलायन कर गए, उत्तर गरीबों के मकानों की संख्या बता दीजिए। आपकी जनता नहीं याद आ रही थी? 800 का सिलेंडर 80,000 में बिका, तब आपको जनता नहीं याद रही थी? हम कहना चाह रहे हैं, आप अपनी उपलब्धियों को लेकर के चुनाव में जाइए, उपलब्धि नहीं ले जा रहे। सफाइयों को इसके लिए पकड़ा भी गया, सफाई जो चोरी कर रहे थे दोनों हिंदू सफाई ब्लैकमेलरों को, काला बाजारियों को पकड़ा भी गया है। नहीं चलेगा। आपने कहा न्यायपालिका, सुनिए मेरी बात, मैं कहना चाहता हूं हम न्यायपालिका पर कोई सवाल नहीं उठाना चाहते, क्योंकि न्यायपालिका की शुरुआत होती है आपके अधिकारियों से। जो अधिकारी आपका मुकदमा लड़ेगा, जो लिखेगा, वही मुकदमा जो है वो चलेगा आपके संस्थान में चलेगा, वही कोर्ट में चलेगा। आपके अधिकारियों ने आपके दबाव में आकर के जिस तरीके से फर्जी मुकदमा दर्ज किया, ये डॉक्टर अजीज जरा वीडियो चेक कीजिए, आपका सिस्टम पे आपका वीडियो चेक कीजिए जरा। आपका सर ये दूसरे चैनल से आ रहा है सर, दूसरे चैनल पर। टाइम खत्म हो गया सर बस। अच्छा जी सर बस मैं एक सेकंड बात कर ले सर जी। सर मैं कह रहा था, देखिए अधिकारी इन्होंने अधिकारियों पर दबाव बनाया। अभी देखिए पंचायत का चुनाव हुआ, डीएम और एसपी ये सब लोग मिल करके इन्होंने सर नहीं, जब ये कहते, जब ये जैसे अब ये कह रहे थे आजम खान कोई और हैं, अगर वो जेल में है तो वो न्यायपालिका की वजह से, नहीं तो बाहर आ जाते, उनको बेल मिल जाती। तो उस पर आपका कहना यह है कि वो जेल में कौन कितना वक्त बिताएगा ये तय अधिकारी करता है, क्योंकि मुकदमा वो बनाएगा? नहीं, मैंने ये नहीं कहा सर। फिर उनको बेल भी मिलेगा, वो बाहर भी आएंगे, क्योंकि देर है अंधेर नहीं है। लेकिन चूंकि इतने मुकदमे दर्ज कर दिए हैं, उसका एक प्रोसेस है, और वो प्रोसेस खत्म होने के बाद न्यायपालिका इनको बरी करेगी, क्योंकि इनके अधिकारियों ने तमाम फर्जी मुकदमे दर्ज कर दिए और वो मैनिपुलेटेड रहे। ये मैं कहना चाह रहा हूं, क्योंकि सत्य की हमेशा जीत होती है। अब सच आपके साथ है या इनके साथ है, चलें इसका फैसला तो फिर अब बाद में ही हो पाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया प्रेम शुक्ला जी, डॉक्टर अजीज खान आपका। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।